कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर the compounds in which the central metal atom is bonded to a number of ions is bonded to a नंबर ऑफ आयन, जैसा कि ऊपर साइनाइड आयन से बॉन्डेड है आपका, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। it means the central atom is bonded by neutral molecules through dative bond coordinate। तो जैसा ऊपर का एग्जांपल था तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन द above given example the cyanide ions are linked to the cyanide ions are linked to central iron atom by coordinates bond और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे बने आपके? बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम by donation of lone pair from cyanide ions to central Fe3+ ion। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ आपको। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उनको दूसरी डेफिनेशन हम सिंपल सी बोल सकते हैं, जिनके अंदर जो आयन है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स आयन है। जैसे ये था मेरा K4FeCN6, अगर ये डिसोशिएट होगा तो 4K+ और ये देगा आपको फेरोसाइनाइड आयन, ये चीज आपका 4- है ना। तो ये आयन तो सिंपल है भैया, पोटेशियम का आयन है, लेकिन इस आयन के अंदर क्या है आपकी दो स्पीशीज आपकी मिली हुई है ना। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? जिनके अंदर जो आयन्स हो वो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो मैं लिख दूं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन आर द कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द compounds are the compounds which contain complex ions यानी कि उसके अंदर क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स आयन होता है आपका। तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आपका। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं आपके। ठीक है ना। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं लिख दूं वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो अनायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स होगा, किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कैटायनिक पार्ट है वो कॉम्प्लेक्स होगा, किसी के अंदर आपका ना कैटायनिक पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा ना एनायनिक पार्ट, यानी कि वो पूरी तरह से न्यूट्रल होगा आपका। ठीक है ना, वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पर,
देखो जैसे पहले मैं लिखूं यहाँ पर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट आ गया आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज। इन दीज complexes the complex ion carries a net positive charge। जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है दैट कैरीज ए नेट पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैं लिख दूं CONH3 6 और यहाँ पर Cl3 लिख दिया, तो जो अनायन है वो तो सिंपल है। कॉम्प्लेक्स कौन है, ये वाला आपका है ना, Cl के ऊपर तो माइनस चार्ज है आपका। और जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर NiH2O6 और SO4, तो ये +2 है, ये -2 है आपका। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन सा आपका, कैटायन वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है। इनको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इन कॉम्प्लेक्सेस में क्या हो जाएगा आपका, जो एनायनिक पार्ट है ना, इन दिस कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन carries a net negative charge। carries a net negative charge। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना। तो ऑब्वियसली जो पोटेशियम है सब पे +4 चार्ज है और इस पे क्या चार्ज है, -4, तो ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। ऐसे ही मैं लिख दूं यहाँ पर Zn और यहाँ पर या मैं Ca लिख दूं CaZn NO2 4 है ना। तो यहाँ पर भी ये +2 है आपका और ये क्या हो गया आपका -2। तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया आपका। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स थर्ड आ जाएगा इसके अंदर आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स में आपका कोई चार्ज ही नहीं होगा आपका, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर इन दीज कॉम्प्लेक्सेस इन दीज कॉम्प्लेक्सेस देयर इज नो नेट चार्ज। ठीक है ना, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस है ना, ऐसे ऐसे लिखूं मैं यहाँ पर द कॉम्प्लेक्स विच डजंट कैरी एनी चार्ज है ना। द complexes not carrying uh, a net charge, जिनमें कोई नेट चार्ज हो नहीं, आर कोल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस जैसे CrH2O3Cl3। तो अंदर क्रोमियम भी +3 चार्ज है, अंदर ही आपके 3 क्लोरीन है आपके, तीनों पे माइनस, तो नेट न्यूट्रल हो गया आपका। ऐसा ही NiCO4 जितने कार्बोनाइल्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब अगली बात इसके अंदर आ जाएगी आपको, पहले वैसे वर्नर थ्योरी बतानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद इसके अंदर आते हैं आपके डिफरेंस बिटवीन ए डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स, है ना। इससे पहले जरा सा हम चलेंगे वर्नर थ्योरी के ऊपर। वर्नर थ्योरी
इसी ने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को इंट्रोड्यूस किया था, वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसने इसमें क्या बताया, इसने पहले एक्सपेरिमेंट्स करे। इसने क्या लिया, कोबाल्ट क्लोराइड लिया और उसको अमोनिया से रिएक्ट कराया और फिर बाद में उसमें AgNH3 डाल दिया। 3-4 सैंपल इसने बनाए। तो जब इसने टाइट्रेशंस करी तो अलग अलग सैंपल से अलग अलग टाइप के आपके, सॉरी, अलग अलग AgCl के जो मोल्स हैं वो प्रोड्यूस हुए। यानी कि इसने, वर्नर ने इसके अंदर ये बात बोली कि अलग अलग जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसके अंदर जो क्लोरीन प्रेजेंट है वो अलग अलग रोल में है। कहीं पर क्लोरीन आयनिक वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है और कहीं पर आपका वो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। देखो कैसे, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसने क्या करा, कोबाल्ट क्लोराइड के बहुत सारे सैंपल्स ले लिए और ही प्रिपेयर्ड ए लॉट्स ऑफ कंपाउंड। तो ही प्रिपेयर्ड, मैं यहाँ पर ही प्रिपेयर्ड lots of complex prepared lots of complex compounds by reacting lots of complex compound by reacting many samples of cobalt chloride with ammonia कोबाल्ट क्लोराइड से, कोबाल्ट क्लोराइड कई सैंपल लिए उसमें और उसमें अलग अलग विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अमोनिया, विद डिफरेंट, यानी कि उसमें अलग अलग अमोनिया डाली, विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अमोनिया, विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया उसमें अलग अलग क्वांटिटी में डाला और फर्दर ही व्हेन these different complexes were treated with AgNO3 solution। जब इन अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में हमने AgNO3 सॉल्यूशन डाला, then the number of moles of AgCl precipitated was different, then they produced different number of moles of AgCl। तो उन्होंने डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स AgCl के प्रोड्यूस करे और उनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी डिफरेंट मिली। और सेकेंडली the conductivities of these compounds of these complexes was different, और इनकी जो कंडक्टिविटी थी वो भी क्या थी, आपकी डिफरेंट थी। देयर कंडक्टिविटीज वर आल्सो डिफरेंट। अब हमें तो पता है कोई अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसकी कंडक्टिविटी किस वजह से है आपकी, ड्यू टू आयंस। भैया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे तो कंडक्टिविटी आई है, आयन फ्लो करे आपकी, है ना। यानी कि इनमें जो आयंस थे वो डिफरेंस थे और तो मैं लिख दूं यहाँ पर, कंडक्टिव कॉम्प्लेक्सेस आर डिफरेंट because they produced different ions in a solution।
उन्होंने सॉल्यूशंस में डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस लिखे है ना, डिफरेंट नंबर में डिफर डिफर कर रहे थे, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, डिफरेंट नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। तो उसने यहाँ पर कुछ डाटा रिप्रेजेंट करे, वो कैसे थे आपके, कोबाल्ट क्लोराइड उसने ले लिया, कोबाल्ट क्लोराइड, और इसमें उसने डाल दिया सबसे पहले 6 अमोनिया डाल दिया, और ये कंपाउंड बन गया CONH36 और कुछ इस तरीके का। इसमें जब उसने AgNO3 डाला तो ब्रैकेट से बाहर जितनी क्लोरीन है ये सारी की सारी क्या है आपकी, आयोनाइजेबल है, ठीक है ना। तो इसमें इसने पानी AgNO3 डाल दिया, एक्वस AgNO3 3 मोल्स। तो यहाँ पर मिला हमें CONH36 और NO3 थ्राइस प्लस 3 मोल्स ऑफ AgCl। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस आपको मिले वो कितने मिले, एक आयन तो ये मिला और एक आयन आपको ये मिला, है ना। तो इसकी अगर हम बात को समझें तो इसी में मैं ऐड कर रहा हूँ आगे, जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या देगा आपको, CONH36 3 प्लस चार्ज और प्लस में थ्राइस ऑफ Cl माइनस, पानी डालने पर, है ना। तो कितने आयंस दिए इसने, 4 आयंस। तो इस कॉम्प्लेक्स ने दिया आपको 4 आयंस, है ना। और 3 मोल क्या दिया इसने, AgCl दिया आपका। दूसरा कंपाउंड बनाया इसने COCl3 प्लस, अब की बार अमोनिया थोड़ा सा कम यूज किया उसने, तो कॉम्प्लेक्स बन गया CONH3 5Cl और बाहर हो गया Cl2, तो बाहर 2 क्लोरीन आयोनाइजेबल है। तो यहाँ पर एक्वस ट्वाइस ऑफ AgNO3 डाल दिया उसने और ये बन गया CONH3 5Cl एंड NO3 ट्वाइस और प्लस में 2 मोल्स ऑफ AgCl, ये सॉलिडिफाई हो गए थे आपके। और तो यहाँ 2 मोल मिले मुझे AgCl के वाइट पीपीटी के, और इसमें अगर मैं पानी डालता हूँ तो ये टूटता है ऐसे, CONH3 5Cl, यहाँ 2 प्लस चार्ज और ट्वाइस ऑफ Cl माइनस, तो कितने आयन आए यहाँ पर, 3 आयन। तो मैं यहाँ पर लिख दूं 3 आयन, तो इसकी कंडक्टिविटी में डिफरेंस तो आना ही था, ऊपर 4 आयन मिल रहे हैं, यहाँ वहाँ 3 आयन मिल रहे हैं आपको। ये दूसरा कंपाउंड था उसका जो बना आपका, और ये वाला आपका फर्स्ट कंपाउंड था। अब उसने अमोनिया तीसरे सैंपल में थोड़ा सा और कम डाला, तो ये हुआ COCl3 प्लस 4NH3, तो कंपाउंड कुछ इस तरीके का बन गया, CONH3 4Cl2 और बाहर एक Cl, इसमें एक ही मॉलिक्यूल डाला एक्वस AgNO3 का, और ये बन गया CONH3 4Cl2 NO3 प्लस में AgCl, ये भी आपका सॉलिडिफाई हो गया आपका AgCl। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 मोल ऑफ AgCl मिला। दूसरा मैं इसके अंदर पानी डाल दूं तो ये कुछ ऐसे टूटा आपका, CONH3 4Cl2 यहाँ प्लस और Cl माइनस, तो इसने कितने आयन दिए हमें, 2 आयन दिए खाली। इट गेव 2 आयंस इन द सॉल्यूशन। तो इसकी कंडक्टिविटी में डिफरेंस आया आपको। और इसके बाद एक और बना कंपाउंड आपका, उसको अलग कलर से कर लेते हैं, ये वाला। तो फोर्थ कंपाउंड क्या बना, COCl3, इसमें 3 अमोनिया डाला इसमें, और ये बन गया CONH33Cl3। तो यहाँ पर हमने AgNO3 डाला और क्या आ गया आपका, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हुई आपकी, AgCl मिला ही नहीं हमें। दूसरा इसके अंदर पानी डालूं तो भी ये डिसोशिएट नहीं हुआ आपका,
कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ यहाँ पर आपका, ठीक है ना, देयर वाज नो एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन। चलिए तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर डजंट डिसोसिएट। तो यहाँ से वो किस नतीजे पे पहुंचा कि कोबाल्ट क्लोराइड मेरा सेम कंपाउंड था। जब मैंने वहां पर अलग अलग अमोनिया डाला, तो आप एक बात को नोट करो यहाँ पर ध्यान से, जो ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट के अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो 3 क्लोरीन 3 अमोनिया 6, है ना। चलिए आगे चलो, इसके अंदर देखो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन 6, कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 ही आ रहा है। देखो यहाँ पर 5 अमोनिया 1 क्लोरीन 6, और ऊपर में देखो अमोनिया 6, है ना। तो अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स सराउंड कर रहे हैं सेंट्रल एटम को, वो फिक्स है आपका। बाहर के जो आयन्स है वो आपके चेंज करते चले गए। तो यहां से वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि हर जो मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसीज होती है। एक प्राइमरी वैलेंसी वही है जिसे हम कंबाइनिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, है ना। ये क्या होती है आपकी, आयोनाइजेबल होती है। लेकिन हुआ क्या, अंदर जो हमने अमोनिया डाला वो तो आपका डिसोसिएट नहीं हुआ, जो ब्रैकेट के अंदर गया, देखो जरा ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी गया वो आपका आयोनाइज नहीं हुआ, है ना। तो यही जो सराउंडिंग एटम्स थे जो कि आयोनाइज नहीं हुए, इसी को उसने क्या नाम दिया, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इसने मेन पोस्टुलेट क्या दिया आपके, वो मैं लिखता हूं यहाँ पर, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी। इसने ये कहा every metal atom possess two types of valency. Every metal atom, every metal atom possess two types of valency. पहले को इसने बोला आपका प्राइमरी वैलेंसी, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, और सेकंड को बोला इसने सेकेंडरी वैलेंसी। अब इसके बारे में ये बताता है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, या इसको मैं बोल दूं आपका आयोनाइजेबल वैलेंसी, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर आयोनाइजेबल वैलेंसी, और इसको क्या लिख दो आप, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी को डिफाइन करता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या चीज है, प्राइमरी वैलेंसी वही है जिसके बारे में हम 5th और 6th क्लास से अब तक पढ़ते आए हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, है ना। तो जब कोई भी मेटल अपने सिंपल कंपाउंड्स बनाएगा तो हमेशा क्या करता है, वो प्राइमरी वैलेंसी ही अपनी सेटिस्फाई करता है। तो इट इज द वैलेंसी विच ए मेटल एटम शोज इन इट्स सिंपल सोल्स। it is the valency it is the valency which is shown by a metal in its simple compounds, है ना। या सिंपल कंपाउंड्स बोलो या सिंपल सोल्ट्स लिख दो आप, मेटल तो जनरली सोल्ट्स ही बनाएगा। इन इट्स सिंपल सोल्ट्स, जैसे FeCl3 में आयरन कितना शो कर रहा है, +3 शो कर रहा है ना। कॉपर सल्फेट में कॉपर कितना शो कर रहा है, +2 शो कर रहा है। तो ये जो वैलेंसी है, यानी कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ही है आपकी, है ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो द प्राइमरी वैलेंसी कैन बी रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। सो द प्राइमरी valency can be referred
can be referred as oxidation state, can be referred as oxidation state, उसको हम oxidation state भी बोल सकते हैं आपकी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है आपकी? सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी वो है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, और ये जब बनेंगे जब कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपका। तो सेकेंडरी वैलेंसी आर दोज, दीज आर दोज वैलेंसीज, तो मैं लिख दूं यहाँ पर दीज आर दोज वैलेंसीज which a metal, which a metal atom or metal cation shows towards neutral molecules or anions, shows towards neutral molecules, neutral molecules or anions, neutral molecules or anions, ठीक है ना? यानी कि in the formation of complex, in the formation of complex ions, complex ion की formation में, या in the formation of complex ion, या complex compounds, या coordination compound। तो अब जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो क्या होती है? हमेशा फिक्स होती है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। जैसे आयरन FeCl2 भी बना रहा था और FeCl3 भी बना रहा था, है ना? तो द सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है आपकी, तो मैं लिख दूं यहाँ पर द मेटल आयन possess has a fixed number of secondary valency, has a fixed number of secondary valency, has a fixed number of secondary valencies। और इसी secondary valency को हम क्या बोलते हैं? coordination number, है ना? and this secondary valency, this secondary valency is also called coordination number, is called coordination number। जैसे CONH36, तो ब्रैकेट के अंदर वाली जो है आपकी ये सेकेंडरी वैलेंसी है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6, यानी कि यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई? 6 सेकेंडरी वैलेंसी। और ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। ऐसे ही मैंने लिख दिया CuNH3 4 और SO4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना हो गया? 4। सेंट्रल मैटर में हमको चार मॉलिक्यूल सराउंड कर रहे हैं, और इक्वल टू क्या हो गया आपका? सेकेंडरी वैलेंसी। तो अगली बात बोलता है यहाँ पर, तो ये तो पहला पोस्टुलेट हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इसने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा पोस्टुलेट, सेकंड बात इसने बोली, एवरी मेटल एटम हैज द टेंडेंसी। पहली बात तो वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। दूसरा, एवरी मेटल एटम, every metal atom has the tendency, to satisfy, both of its primary and secondary वैलेंसी। वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। आगे बोलता है यहाँ पर,
प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय anions. प्राइमरी valencies are satisfied by anions only. प्राइमरी वैलेंसी को सिर्फ और सिर्फ जो अनायन है वही सेटिस्फाई करते हैं। whereas the secondary valency are satisfied, ये बोलता है the secondary valencies are satisfied by anions as well as neutral molecules. By anions as well as neutral molecules. As well as neutral molecules. इसका बाद आता है आपका तीसरी बात, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो आयोनाइजेबल है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो आयोनाइजेबल है। वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉट आयोनाइजेबल, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपका आयोनाइजेबल नहीं है। अगली बात बोलता है, चौथी बात, सैंपल सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो बोलता है जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं वो डायरेक्शनल नहीं है। द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉट डायरेक्शनल, यानी कि प्राइमरी वैलेंसीज की वजह से कॉम्प्लेक्स की कोई भी ज्योमेट्री नहीं है। ये कहता है आपका द प्राइमरी या आयनिक वैलेंसीज आर नॉट डायरेक्शनल, वो जो है आपकी डायरेक्शनल नहीं है। द प्राइमरी और आयनिक वैलेंसीज आर नॉट डायरेक्शनल, hence they don't contribute, hence they don't hence they are not responsible, hence they are not responsible, not responsible uh, for the geometry of molecule, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड है ना, ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो क्या है आपकी, डायरेक्शनल है। और अगली बात बोलता है वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसीज, वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसीज, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है आपकी, डायरेक्शनल है। सो so they are responsible, they are responsible uh, for the shape, for the geometry या shape of complex compound, है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसीज में जो रिपल्शन होंगे, है ना, वैसे सेकेंडरी वैलेंसी में तो क्या मोलिक्यूल ही तो है, और हर मोलिक्यूल का क्या होता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑक्यूपाई डेफिनेट डायरेक्शन अराउंड द सेंट्रल एटम। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, सो सेकेंडरी वैलेंसीज ऑक्यूपाई definite directions around central metal ion, around central metal ion to
गिव राइज टू डेफिनेट ज्योमेट्री, टू गिव राइज टू डेफिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अगली क्लास में हमें पढ़ना है। तो वर्नर ने 3 चीजें इंट्रोड्यूस कर दी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बने, इनकी ज्योमेट्री क्यों थी, और प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है ना, फिर कमियां पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस। कितने दिन का चैप्टर है सर? क्या चीज है मैं पूछ रहा हूँ कितने दिन का चैप्टर है? इसमें? भी 4 दिन लगने चाहिए, 4-5 घंटे का। और क्या डी एंड एफ जितना ही है ये भी, उससे बड़ा ठीक थोड़ी है, है। ठीक है। और इतना ही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन वो बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल भी इतना ही। चलो ठीक है, ठीक है। ओके।